बैक क्लास 9th। अब हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 4, द नाजी वर्ल्ड व्यू। वी विल गेट टू नो अबाउट कि नाजीज़ का पर्सपेक्टिव क्या था, किन रीजंस की वजह से दे स्टार्टेड सच एट्रॉसिटीज़ ऑन पीपल, ऑन सिटीजन्स ऑफ जर्मनी, और कैसे वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे एंड सेग्रीगेट करते थे फ्रॉम अदर पीपल विच वर नॉट डिज़ायरेबल, जो अभी हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे। देन अब देखते हैं इन लोगों का जो था एक सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश था। उन चीज़ों को ये लोग फॉलो करते थे। जैसे आप नाजी आइडियोलॉजी की जब बात करोगे तो उसमें क्या था कि जो हिटलर का वर्ल्ड व्यू था ना, कि इक्वालिटी नहीं होती है दुनिया में, एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड सम पीपल आर अबव अदर्स। और इसका सिर्फ पर्पस क्या है, इसका सिर्फ एक बेसिस क्या है, रेशियल हायरार्की। मतलब हिटलर का ये था कि कोई भी जो है इक्वल नहीं होता है, रेसेस में डिफरेंस होता है। वाइट रेस जो कि जिसको वो आर्यन रेस कहता था, वो हायरार्की में सबसे ऊपर है और बाकी सारी रेसेस उसके अंडर फॉल करती हैं, जो उनके लिए काम करना चाहिए। इस तरीके का उसका वर्ल्ड व्यू भी था। तो सेम चीज़ उसने जर्मनी में भी अप्लाई करी। अब आप देखोगे कि उसके वर्ल्ड व्यू में जो वो रेशियल सेग्रीगेशन की बात करता है कि कौन सी रेसेस के लोग प्रेफर्ड थे, तो जनरली वो वाइट रेस के लोग थे एंड ही यूज टू कॉल देम आर्यन। और उसमें आप देखोगे तो ब्लॉन्ड होंगे, है ना, जिनके बाल गोल्डन होते हैं, ब्लू आइड, ब्लू आइज होनी चाहिए उनकी, और नॉर्डिक जर्मन आर्यन एंसेस्ट्री के होने चाहिए। नॉर्डिक जर्मन ये वहाँ का रीजन है ना। नॉर्डिक आपका कंट्री है, जो आपकी कंट्रीज फिनलैंड और स्कैंडिनेविया इन सब के पास वाला रीजन है, वो पूरा नॉर्डिक। और इसी में नॉर्डिक जर्मन आर्यंस बिलोंग करते हैं। इसका कहने का मतलब ये था कि जो एकदम प्योर वाइट लोग हैं, कॉकेशियंस एकदम प्योर वाइट है, ऐसे ही लोग रेशियली हायरार्की में सबसे ऊपर रहेंगे एंड दीज पीपल विल रूल अदर्स। और इसने ज्यूज़ को आप देखोगे कि ज्यूज़ जो होते हैं इनको सबसे नीचे रखा, सबसे लोएस्ट कैटेगरी में किया था, और इन्हीं के अगेंस्ट इसने डिस्क्रिमिनेशन और एट्रॉसिटीज़ स्टार्ट करी थी सबसे पहले। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि इसकी जो थ्योरी थी इसको बोला गया एंटी रेस, और सॉरी एंटी रेस नहीं, इसकी जो थ्योरी थी इट वाज एंटी रेस। मतलब थ्योरी जो थी कि सारी रेसेस के अगेंस्ट ओनली वन रेस इज सपोज टू बी एट द टॉप विच वाज आर्यन रेस, और बाकी सारी रेसेस जो है दोज रेसेस आर आर्च एनिमीज। खास करके मतलब इम्पॉर्टेंटली उसमें अगर बात करें तो ही कंसिडर्ड ज्यूज़, इनको सबसे ज़्यादा कंसीडर करता था एनिमीज़ ऑफ दी आर्यंस। बाकी सबसे टॉप पर इसने आपको बताया मैंने, टॉप पर इसने आर्यंस को रखा और नीचे रखा ज्यूज़ को, और बीच में बाकी कैटेगरी के लोग थे कि किस तरीके की कैटेगरी के लोग कहाँ पर उस टेबल में फॉल करेंगे, कि कौन सेकेंड नंबर पर होगा, कौन वर्स्ट सेकेंड होगा, कौन थर्ड होगा, इस तरीके से। तो आप देखोगे इसका जो चीज़ें थी इसने बोरो किया था ये कॉन्सेप्ट चार्ल्स डार्विन। अब बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला, है ना। और हर्बर्ट स्पेंसर का आपने देखा होगा, हर्बर्ट स्पेंसर का था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड डार्विन का था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो दोनों चीज़ें एक ही बात कहती है कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो सबसे ज़्यादा केपेबल होगा, वही पर्सन कंटिन्यू रहेगा और वो सर्वाइव कर पाएगा। अच्छा, इन लोगों ने जो ये बात कही थी, दीज थ्योरीज वर इन द सेंस ऑफ नेचर। यहाँ पर ये बात नहीं थी कि कोई अगर डिसेबल्ड पीपल है, पर्सन है, या फिर कोई दूसरी रेस का पर्सन है, दीज पीपल आर नॉट फिट टू सर्वाइव, ऐसी बात नहीं थी। इन लोगों ने नेचुरल सेंस में बात करी थी। जैसे इन अ जंगल यू सी कि अ लायन हंट्स अ डियर, है ना, अ लायन हंट्स अ बोर, इस तरीके की चीज़ें। सबसे ज़्यादा फिट होगा उसको आउटरन कर जाएगा, देन दैट एनिमल विल सर्वाइव, इस तरीके की बात थी। बट इसने क्या किया, उस कॉन्सेप्ट को लेकर अपनी रेस थ्योरी में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। होता है ना, आपने दूसरे चीज़ों को कॉन्सेप्ट को लिया और उसको अपने अकॉर्डिंग ट्वीक करके, चेंजेस को मोल्ड करके फिट कर लिया, और फिर उसको प्रेजेंट किया एज अ थ्योरी कि ये चीज़ तो बायोलॉजिस्ट और बाकी फिलोसोफर्स भी बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हर्बर्ट स्पेंसर एंड चार्ल्स डार्विन नेवर सपोर्टेड दीज आइडियाज़।
उन लोगों ने सिर्फ एक थ्योरी दी थी कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे होता है। तो इसने इन आइडियाज़ को यूज़ किया अपने रेसिस्ट प्रोग्राम के लिए और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। साथ ही साथ इनका आर्ग्यूमेंट क्या था, नाजी आर्ग्यूमेंट, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वंस वुड पेरिश। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होंगे, यही लोग सर्वाइव कर पाएंगे, और जो वीक लोग होंगे, जो वीकलिंग्स होंगे, पीपल हु आर नॉट प्रिपेयर्ड, पीपल हु आर सिक, या ना यंग वंस, ओल्ड वंस, और जो लोअर क्लास ऑफ पीपल होंगे, ये सारे सर्वाइव नहीं कर सकते और ये सब एंड हो जाएंगे। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। तो इसका पर्पज सिर्फ एक ये था कि जो आर्यन रेस है उसको अपनी प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके लिए इसने कई सारे रूल्स लगाए थे। उन रूल्स में ये था कि जो विमेन होती हैं आयरन रेस की, दे कैन नॉट मैरी आउटसाइड देयर रेस, है ना, इंटरमिंगलिंग नहीं होगी और लोगों का घुलना मिलना, मतलब सोशली भी इंटरेक्शन नहीं होगा। बच्चों को बचपन से ही फ्रॉम देयर चाइल्डहुड ओनली दे विल बी टॉट थिंग्स लाइक कि आयरन रेस इज सुप्रीम, अदर रेसेस आर इन्फीरियर, और इस तरीके की बातें उनको सिखाई जाएंगी सो दैट जब वो बड़े हों तो उन आइडियाज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके। साथ ही साथ आप देखोगे जो हिटलर की आइडियोलॉजी का एक और कॉन्सेप्ट था, जियोपॉलिटिकली कॉन्सेप्ट था, लेबेंसरॉम, यहाँ पे आपका दिया है ये वर्ड, है ना, लेबेंसरॉम, या फिर लिविंग स्पेस। मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जर्मनी बाय वॉर दूसरे एरियाज़ को कैप्चर करेगी, अपने जर्मनी के रीजन को एक्सपैंड करेगी, और उन नए रीजन्स में जो यहाँ के लोग हैं वो जाकर वहाँ पर सेटल करेंगे और अपना एक कनेक्शन बनाएंगे वहाँ पर भी, ताकि जर्मनी एक्सपैंड करे, साथ ही साथ पीपल विल ऑल्सो एक्सपैंड, और उससे कंट्री ही फ्लरिश करेगी। और इसकी आयरन रेस थ्योरी भी एक तरीके से इम्पोर्टेंस होगी क्योंकि एक्सपैंड करने में वही हेल्प करेगी। तो आपने देखा इसमें कि पर्पस था कैप्चर करो बाय वॉर दूसरे लैंड को, और उन लैंड को अपने सेटलर्स वहाँ पर, मतलब अपनी सिटीजन्स को, पब्लिक को वहाँ पर भेजो, वो वहाँ पर सेटल हो जाएंगे तो वो भी जर्मनी का पार्ट बन जाएगा, साथ ही साथ जर्मनी के रिसोर्सेज भी इंक्रीज होंगे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। अब टॉपिक आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। अब क्या होता है कि आप देखोगे कि धीरे धीरे यहाँ पे जर्मनी, नाजी जर्मनी में, इन नाजी जर्मनी आप देखोगे कि यहाँ पर अब रेशियल स्टेट एक डेवलप हो जाती है। रेशियल स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर अथॉरिटी होगी, जो गवर्नमेंट होगी, वो एक रेशियल थ्योरी पर वर्क करेगी। कौन सी रेशियल थ्योरी? जो हम लोगों ने डिस्कस करी अभी अबाउट नाजी जर्मनी, हिटलर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था हिटलर का कि आयरन रेस इज सुपीरियर, और बाकी जो लोग थे उन सबको अनडिजायरेबल मार्क किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा, और धीरे धीरे दीज पीपल विल बी एलिमिनेटेड। तो इससे क्या होगा, सिर्फ प्योर जर्मन्स वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे और एक सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस बन जाएगी। इस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम देखेंगे कि किस तरीके के लोगों को इसने आइडेंटिफाई किया था एज अनडिजायरेबल्स। तो अनडिजायरेबल्स का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी आर्यन रेस की थ्योरी में ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, है ना, हेल्दी नहीं फिट बैठेगा उस कैटेगरी में, दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज अनडिजायरेबल। भले ही वो जर्मन हो, वाइट हो, बट अगर वो उस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है, दैट पर्सन इज टर्म्ड एज अनडिजायरेबल और उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें थी कि ये लोग इम्प्योर होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, और इनको कोई राइट नहीं है एग्जिस्ट करने का। ये जर्मन नाजी पार्टी की थ्योरी थी। साथ ही साथ इन लोगों ने यूथेनेशिया प्रोग्राम एक स्टार्ट किया था। यूथेनेशिया में क्या होता है कि डेथ दे दी जाती है बाय वैक्सीन या फिर बाय इंजेक्टिंग समथिंग पॉइजनस इन पर्सनस बॉडी, है ना। यूथेनेशिया, यूथेनाइज कर दिया आपने बिना टॉर्चर के। जैसे आपने किसी ने क्या किया, यूथेनेशिया प्रोग्राम में होता था कि लोग हैं उनको इंजेक्ट कर दिया विद पॉइजन और वो लोग स्लोली उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स को भी इसने स्टार्ट किया ताकि ये अनडिज़ायरेबल लोगों को एलिमिनेट कर सके। और जो हेलमेट था यहाँ पर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, हेलमेट
उसके फादर भी नाजी जर्मनी में इस प्रोग्राम के पार्ट थे और उन्होंने भी कई सारे लोगों को यूथनाइज किया था, जो कि ये लोग कंसीडर करते थे एज मेंटली और फिजिकली अनफिट। जो भी इनको लगता था कि हमारी एक पर्टिकुलर कैटेगरी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में फॉलो नहीं कर रहा है, लाई नहीं कर रहा है, दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज mentally and physically unfit and he will be or she will be termed as undesirable। even बच्चे बड़े जो भी होगा, कोई एज लिमिट नहीं है, एवरीबॉडी। और जो बच्चे होते थे उन लोगों को पेरेंट्स से ले लेते थे, जो उनको लगता था कि बच्चे आर्यन रेस को बिलोंग करते हैं, ये पेरेंट्स से छीन लेते थे और उनको फॉस्टर फैमिलीज़ में भेज देते थे कि अब वो जर्मन फैमिलीज़ उनको बड़ा करेंगी और इस तरीके की चीज़ें सिखाएंगी। साथ ही साथ इसने जिप्सीज और ब्लैक्स जो रहते थे जर्मनी में, है ना, जिप्सीज एंड ब्लैक्स, इनको भी अनडिज़ायरेबल कंसीडर कर दिया कि ये लोग भी अनडिज़ायरेबल है, इनकी भी कोई नीड नहीं है जर्मनी में, और इनको इन्फीरियर डिक्लेयर करके इनको भी परसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया। फिर आप देखोगे रशियंस एंड पोलिश, पोल्स यहाँ पर लिखा है, पोल्स इज़ द टर्म यूज्ड फॉर पोलिश पीपल। पोल्स मतलब जो पोलैंड के लोग होते हैं, इनकी बात करें तो रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन, और ये लोग भी अनडिजर्विंग थे अकॉर्डिंग टू नाजी जर्मनी पार्टी। एंड व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर। तो जब जर्मनी ने अटैक किया और रशिया और पोलैंड के पार्ट्स को कैप्चर किया, तो यहाँ के लेबर्स को भी यहाँ के सिटीजन्स को एज अ लेबर, स्लेव लेबर यूज़ करने लगे ताकि अपना काम करवा सकें। और ये लोग अनडिज़ायरेबल थे तो इनसे मीनियल वर्क करवाते थे, क्योंकि ये लोग डिज़र्विंग नहीं थे इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट के। साथ ही साथ आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट सफरिंग रेस थी वो थी ज्यूज़ की। ज्यूज़ वर रिमेन दी वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी, क्योंकि ज्यूज़ का एक, देखिए, ज्यूज़ के अगेंस्ट इनका एक अलग ही प्रोपेगेंडा था नाजी पार्टी का। हिटलर का पॉइंट ये था ओवरऑल, आप इसमें समझ जाओगे जो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। हिटलर का ओवरऑल पॉइंट ये था कि जब आप जर्मनी में देखते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, हिटलर के आने से पहले, तो ज्यूज़ वहाँ पर ट्रेड एंड बिजनेस करते थे, तो वो काफ़ी लैंड ओन करते थे, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ओन करते थे एज़ कम्पेयर टू अदर रेसेस इन जर्मनी। तो हिटलर ने क्या देखा, हिटलर ने इन चीज़ों को देखा और सबको यही बोल के क्रिटिसाइज़ किया कि ज्यूज़ ने हम लोगों की लैंड, हम लोगों की वेल्थ ऑक्यूपाई कर रखी है और हम लोगों से सारी चीज़ें छीन ली हैं बाय चीटिंग, है ना। तो इस तरीके से उसने लोगों को इंस्टिगेट करना शुरू किया, भड़काना शुरू किया, जिससे पीपल विल गेट एन आइडिया कि अच्छा ये ज्यूज़ हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं था। पीपल वर हार्ड वर्किंग, बट उसको अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना था, तो उसने इस तरीके की बातें करना स्टार्ट किया थ्रू हिज पार्टी, थ्रू हिज मीटिंग्स, है ना, आवाज़ चली गई थी। तो जो है, तो इस तरीके से उसने इलॉजिकल सेंस में चीज़ों को स्प्रेड करना शुरू किया। साथ ही साथ आप देखोगे कि उन लोगों को जब ये सारी चीज़ें स्प्रेड करता है, उन लोगों से लैंड छीन लेता है, उनके बिजनेस छीन लेता है, उन लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइन कर देता है, घेटो, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइन कर देता है, जिसको बोलते हैं घेटो। तो ये एक स्लम एरिया होता है, ठीक है, घेटो इज़ स्लम। तो यहाँ पर इन लोगों को कर देता है जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो सकती हैं, नॉट पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, है ना, फैसिलिटीज़ फॉर लिविंग, बहुत वर्स्ट कंडीशंस होती हैं। इस तरीके की इसने बात करी। साथ ही इसने बोला कि जूइश प्रॉब्लम, इसने बोला जूइश प्रॉब्लम, तो इसने कहा कि इसका कोई सल्यूशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम परसिक्यूशन एंड किलिंग, है ना। तो इसने डायरेक्टली ये सब टर्म्स यूज़ नहीं किए, लेकिन इसने इस तरीके की बातें रखी कि लोगों को लगता था हाँ कि ये बात सही है, ज्यूज़ हम लोगों से चीज़ें छीन रहे हैं, हम लोगों की जो ओरिजिनल चीज़ है उसको ये लोग ऑक्यूपाई कर चुके हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, 1933 से 38 में नाजी पार्टी ने सेग्रीगेट कर दिया ज्यूज़ को, और पॉपराइज्ड का मतलब होता है आपका कि एक गरीबी वाला जो सिस्टम होता है ना, कि किसी को आप गरीबी में ढकेल दो बाय टेकिंग अवे देयर प्रॉपर्टी, बाय टेकिंग अवे देयर वेल्थ, है ना, पुशिंग समवन इनटू पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो घेटो के फॉर्म में जो चीज़ें हुई थी वो। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो 33 से 38 तक इन लोगों ने ये सारी चीज़ें करी, सेग्रीगेट करना स्टार्ट किया। पहले इन लोगों ने किया कि हम पहले सबको सेग्रीगेट कर दें, अलग कर दें, कि वाइट रेस जो आर्यन रेस है वो अलग रहेगी
और अदर रेसेस अलग रहेंगी। इस तरीके से टाउन्स को इन्होंने सिमिलैरिटी के बेसिस पर सेग्रीगेट कर दिया। तो जब इसको सेग्रीगेट कर दिया तो अब आप देखोगे कि उसके बाद 1939 से 45 का जो टाइम पीरियड होगा उसमें ये सेग्रीगेटेड एरियाज से लोगों को शिफ्ट करता था अपने, है ना, कंसंट्रेशन कैंप्स में, जहाँ पर ही यूज टू पुट देम इन गैस चेम्बर्स, ही यूज टू किल देम विद डिफरेंट टॉर्चरिंग मेथड्स। तो ये सारी चीज़ें अब आप देखोगे कि इसमें इसने कैसे किया। पोलैंड में गैस चेम्बर्स बनाए और वहाँ पर लोगों को पुश करके, लोगों को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करके ही स्टार्टेड किलिंग ऑल दी अदर अनडिजायरेबल पीपल्स अकॉर्डिंग टू हिम। जो उसने सोचा कि दीज पीपल आर नॉट डीम्ड फिट टू बी पार्ट ऑफ जर्मनी। फिर आप देखोगे द रेशियल यूटोपिया। द रेशियल यूटोपिया का मतलब होता है कि इन लोगों का पर्पस था कि एक हमारी परफेक्ट रेस की सोसाइटी हो। देखिए, यूटोपिया इज अ सोसाइटी विच इज़ एन आइडियल सोसाइटी। यूटोपिया जो है ये टर्म यूज़ होता है आइडियल सोसाइटी के लिए। अगर हम बात करें जैसे किसी भी आप सोसाइटी के लिए कह सकते हो। अब यहाँ पर इसने रेस की बात करी थी, परफेक्ट रेस, इसीलिए ये रेशियल यूटोपिया हो गया। आप अगर बात करो कि एक इंडिया में यूटोपिया हो क्या, कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, कोई क्राइम नहीं हो रहा है, एवरीबडी इज़ इक्वल, हर कोई अच्छे से बिहेव कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा है, तो ये एक आइडियल सोसाइटी है जिसके लिए वी ट्राई टू अचीव बट वी कैन नॉट अचीव, है ना, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं। तो रेशियल यूटोपिया यही था आपका, कि इसका पर्सपेक्टिव था कि हमारी एक सोसाइटी होगी, जर्मन सोसाइटी, विच इज़ टू बी परफेक्ट इन सेंस कि वहाँ पर जो लोग रहते होंगे एक रेस को बिलोंग करते होंगे, आर्यन रेस को, विदाउट मिक्सिंग विद अदर रेसेस, और वो प्योर आर्यन रेस होगी, वहाँ के लोग एकदम परफेक्ट होंगे जिस तरीके का ये चाहता था। साथ ही साथ आप देखोगे इसने क्या किया कि वॉर स्टार्ट किया। तो वॉर स्टार्ट किया इसलिए ताकि वॉर के टाइम पर अगर कैजुअलिटीज़ होती हैं तो दोज कैजुअलिटीज़ आर टर्म्ड एज वॉर कैजुअलिटीज़, तो ये क्राइम के सेंस में नहीं आएगा। तो जब इसने वॉर स्टार्ट किया तो इसने साथ ही साथ उसमें जेनोसाइड, है ना, लोगों की किलिंग स्टार्ट कर दी, रेशियल आइडल अपना फॉलो करने के लिए। कि जैसे अगर मान लो वॉर किया, किसी और कंट्री पर अटैक किया और उस कंट्री ने अटैक रिटेलिएट किया, तो यहाँ पर अगर लॉस होगा लाइफ्स का, है ना, अलग अलग लोगों का, तो उसमें ही कैन शो कि ये चीज़ आउटकम है वॉर का, ना कि किसी एक पर्टिकुलर मेथड का जो ये लोग यूज़ कर रहे थे। ठीक है। पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम दी ऑक्यूपाइड यूरोप। अब आप देख रहे हो, अभी आपने पढ़ा भी था कि जहाँ पर ये अटैक करता था वहाँ पर जर्मन्स को भेजता था कि आप जाओ वहाँ पर सेटल हो जाओ। तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जर्मन रूलिंग ने, जर्मन आर्मी ने उसको कॉन्कर कर लिया एरिया को, और साथ ही साथ वहाँ पर अपने लोगों को इस्टेब्लिश कर दिया। तो इससे ये फ़ायदा होता है इसका कि रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे और वहाँ के लोगों को एज अ लेबर यूज़ करेंगे और अपना एरिया इंक्रीज़ कर देंगे। फिर पोल्स को क्या करते थे लोग, इकट्ठा करके एक जगह ग्रुप करके दूसरे पार्ट में ले जाते थे, जनरल गवर्नमेंट द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल डिज़ायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। तो एक जगह थी जनरल गवर्नमेंट, उसका नाम दिया था जनरल गवर्नमेंट। एक जगह ऐसी थी जहाँ पर ये सारे अनडिज़ायरेबल्स को भेजता था थ्रू ट्रेन्स, बाय, है ना, बाय ट्रांसपोर्ट, कुछ भी मेथड हो सकता है, बट वहाँ पर ले जाकर सबको इकट्ठा करता था। तो जैसे ये देखिए, जैसे ये है वन ऑफ द फ्रेट कार्स, तो ये ट्रेन का आपका हिस्सा है, इसमें सबको अंदर बैठा दिया सबको, और ले जाके प्रिजन कैंप में सबको इसी से ड्रॉप कर दिया, और फिर वहाँ पर जो भी एग्जीक्यूशन और प्रोसिक्यूशन होता था टॉर्चरस वे में, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू होती थी। फिर आप देखोगे पोलिश चिल्ड्रन, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग आर्यंस की तरह लगते थे, जो बच्चे आर्यंस लुक को डिस्प्ले करते थे, मतलब ब्लॉन्ड होते थे, ब्लू आइड होते थे, उन बच्चों को लेकर फॉस्टर फैमिलीज़ में भेज दिया जाता था। और रेस एक्सपर्ट्स इसने बना रखे थे, रेस एक्सपर्ट्स। रेस यहाँ पर आपको पता है ना, मैं रेस की बात जब कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि किस रेस को बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स किस कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस, कॉकेशियंस हैं, ब्लैक्स हैं, है ना, और ऑस्ट्रेलॉइड्स हैं। तो इस तरीके की जो रेस है वो एक्सपर्ट्स इसने अपने एम्प्लॉय किए और उनको लगाया कि आप बच्चों को आइडेंटिफाई करो कि कौन से बच्चे आर्यन रेस के हैं। फिर उन बच्चों को उनकी फैमिली से सेपरेट कर दो इफ़ दैट फैमिली इज़ नॉट डिज़ायरेबल,
या वो फैमिली जो है अनडिज़ायरेबल की कैटेगरी में फॉल करती है, उससे बच्चों को सेपरेट करके आप दूसरी जगह बच्चों को भेजो जहाँ पर सिर्फ आर्यन रेस के लोग होंगे। ठीक है। और साथ ही साथ अगर जो बच्चे आर्यन रेस का टेस्ट पास नहीं कर पाते थे, जैसे रेस एक्सपर्ट्स थे, तो इन लोगों ने टेस्ट डिवाइस कर रखे थे। तो छोटे बच्चों के टेस्ट होते थे, टेस्ट एज इन कोई पेपर एग्जाम पे नहीं, मतलब कुछ फीचर्स इन लोगों ने आर्बिट्रेरीली मतलब अपने मन के मुताबिक, विदाउट एनी लॉजिकल बैकअप, इन लोगों ने अपने मन के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाया कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए आर्यन रेस के लोगों में। अगर कोई पर्सन उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता था, कोई बच्चा, तो ये लोग उस बच्चे को ऑर्फनेज भेज देते थे, ऑर्फनेज। और ऑर्फनेज में भी क्या ही होता था आपको पता है, वहाँ पर भी सब बच्चों को इकट्ठा करके छोटे से ही गैस चेम्बर में भेज के उनको एग्जीक्यूट कर देता था, परजिक्यूट कर देता था। परजिक्यूशन मतलब रेशियल किलिंग होता है। तो आपका हो जाएगा कि इन लोगों के अगेंस्ट क्या किया, कि इन लोगों के अगेंस्ट इसने स्टार्ट किया ये सारी चीज़ें और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। तो अब आप देखोगे कि जनरल गवर्नमेंट में इस तरीके के काम होते थे, नाम उसका जनरल गवर्नमेंट था, बट वहाँ पर किलिंग ऑफ पीपल चलता था फ्रॉम ऑल रेसेस एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अब आप देखो स्टेप्स ऑफ डेथ क्या होगा। स्टेप्स ऑफ डेथ में होता था कि न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप इसने बनाया सितंबर 1935 में। तो देखिए मैंने अभी आपको चीज़ें बताई थी कि जो पर्सन जर्मन होगा या फिर रिलेटेड ब्लड होगा वही जर्मन सिटीजन ऑक्यूपाई कर पाएगा सिटीजनशिप। साथ ही साथ मैरिज ज्यूज़ एंड जर्मन्स के बीच में नहीं हो सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी ज्यूज़ एंड जर्मन्स के बीच में क्राइम हो गया। और ज्यूज़ को जर्मनी का ही नेशनल फ्लैग फ्लाई करने के लिए फॉरबिड कर दिया गया। मतलब ज्यूज़ जो जर्मन कंट्री को बिलोंग करते थे, जर्मनी के थे, उनको ही मना कर दिया गया कि ये आप लोग जर्मनी का फ्लैग अब अपने घरों पे हॉइस्ट नहीं करोगे। तो इससे क्या होगा कि एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर उन लोगों को मना कर दिया गया अपने सिनेगॉग में जाने के लिए और सेपरेशन स्टार्ट हो गया। फिर आप देखो सेकेंड स्टेप आती है घेटवाइजेशन की। घेटवाइजेशन मतलब हो गया कि पूरा सेपरेट कर दिया। मैंने अभी आपको बताया वाइट्स जो आर्यन थे, है ना, आर्यंस जो थे आपके, उनको एक जगह और आपके ज्यूज़ और बाकी रेसेस को अलग जगह सेपरेट कर दिया, घेटवाइजेशन, कि आप साथ साथ नहीं रहोगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है 1941 ऑनवर्ड्स एनाइलेशन। एनाइलेशन मतलब होता है किलिंग। तो इसमें कैसे किया कि ज्यूज़ को और जो बाकी लोग अनडिज़ायरेबल थे इन सबको गैस चेम्बर्स में भेजा गया और टर्म यूज़ करते थे प्योरीफिकेशन। इन लोगों ने टर्म यूज़ किया प्योरीफिकेशन। अब आप देखिए कितनी गलत चीज़ है ये कि ऐसे काम के लिए दे आर यूजिंग द टर्म प्योरीफिकेशन, कि वी आर प्योरीफाइंग दिस सोसाइटी फ्रॉम अनडिज़ायरेबल पीपल। इस तरीके की बात उसने रखी। और कैसे करता था कि गैस चेम्बर्स में उनको ले गए जहाँ पर कई सारे लोगों को एक साथ एक चेम्बर में भेजा और वहाँ पर पॉइजनस गैस को रिलीज़ कर दिया। एवरीबडी इनहेल्ड दैट गैस एंड डाइड इमीडिएटली। इस तरीके से इसने मिलियंस ऑफ पीपल को मारा। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा भी था, हाउ मेनी पीपल, 6 मिलियन ज्यूज़, है ना, 6 मिलियन ज्यूज़, 1 मिलियन पोल्स। अब आप देखिए इस तरीके के चीज़ों को उसने कंसीडर किया ताकि वो अपनी कंट्री को प्रमोट कर सके एज अ लीडर इन आर्यन रेस, और एक एथनिक जर्मन जो चीज़ होती है उसको कंटिन्यू कर पाए जो उसके अकॉर्डिंग सही थी। बस एक आर्बिट्रेरी कंडीशन थी, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखो इट वॉज नॉट अ फैक्ट बेस्ड डेटा, इट वॉज जस्ट एन आर्बिट्रेरी एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ हिटलर। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास। अब हम लोग इसके आगे पार्ट 5 कंटिन्यू करेंगे, यूथ इन नाजी जर्मनी, जिसमें आप देखोगे कि कैसे यूथ को चीज़ें सिखाई जाती थी। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे।